नमस्कार। आज हम इतिहास का कक्षा 8 का दूसरा अध्याय देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्यापार से शासन तक किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य भारत में फैला। तो अगर हम इसको एक कहानी की तरह समझेंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा, नहीं तो आप इसको हिस्ट्री समझ के, इतिहास समझ के इसके लिए परेशान होते रहेंगे। तो अब अगर हम हमारी कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि जो मुग़ल शासक थे उसमें जो सबसे अंतिम शासक थे वो थे औरंगज़ेब, जो कि सबसे पावरफुल थे या सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनके बाद में जो शासक आए वो इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए। तो जब औरंगज़ेब के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आई थी, और उस टाइम पे हम अगर ये देखेंगे तो जो 1857 का गदर हुआ था उसमें बहादुर शाह जफ़र को राजा बनाया गया था, गद्दी पर बैठाया गया था, और बाद में जो कैप्टन हडसन थे वो उनको बंदी बना के अपने साथ ले गए थे। तो सबसे पहले जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था, वो भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। और किन वस्तुओं का व्यापार? मुख्यतः कपड़े का, उसमें भी कपास, कॉटन, सिल्क और दालचीनी, सारे मसाले, सभी प्रकार के मसाले, मिर्चियाँ, जो कि यूरोप में उस समय बहुत कीमती मानी जाती थी और बहुत पॉपुलर थी, वहाँ के लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तो इन सब चीज़ों का व्यापार करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ भारत में आए थे। जब वो भारत में आए थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, कम कीमत पे भारत से सामान खरीदें और दूसरे देशों से सामान खरीदें और उनको यूरोप में ले जाकर बेचे। पर जिस समय अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे उस समय के दौरान डच लोग आए, पोर्चुगीज़ आए। पोर्चुगीज़ में सबसे पहले वास्को ड गामा आए, जिन्होंने भारत की खोज की थी, और इसी तरीके से फ्रेंच भी आए, फ्रांस के लोग भी आए। तो जब ये सब लोग यहाँ पर आए तो इन सब में एक तरीके का कंपटीशन पैदा हुआ कि कौन ज़्यादा सस्ता माल भारत से ले जा सकता है और कौन इसको यूरोप में जाके बेच सकता है। तो इसके चलते इन सभी देशों के जो लोग आए उनमें आपस में अलग अलग तरह से लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो वो एक दूसरे की शिप्स को रोकने लग गए, एक दूसरे के जहाज़ों को रोकने लग गए, उनके रास्ते रोकने लग गए, और कई तरीके से उन्होंने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तो उसमें जो हम कहते हैं सबसे जो सफल रहे वो थे अंग्रेज़ या ब्रिटिशर्स। तो ये सारी घटनाएं उस समय पे हो रही थी जब वो भारत में एस्टैब्लिश होना चाहते थे। अब भारत में अगर हम एस्टैब्लिश होने की उनकी बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1600 में जब ब्रिटेन के लोग आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ के एक चार्टर के द्वारा आए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकती ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो इस चार्टर के तहत वो भारत में पहली बार आए थे और उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। अब जब वो यहाँ पर आकर बसे तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, अपना पहला कारखाना बनाया। अब जब उन्होंने कारखाना बनाया तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने एक कारखाना स्थापित किया। उस कारखाने में काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो वहाँ पर लोग आने लगे। अब लोग जो कि वहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ आसान हो गई कि उन लोगों को वहीं बसाया जाए, तो उन्होंने लोगों के रहने का इंतज़ाम किया। इस तरीके से करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपने हिस्से में ले लिया और वहाँ पर एक किला बना दिया, एक फोर्ट बना दिया। अब जिस समय पर ये सब चल रहा था उस समय पे मुर्शिद कुली खान जो थे, उनके बाद में अलीवर्दी खान आए, उनके बाद में सिराजुद्दौला आए। तो ये जो तीन नवाब थे, ये तीनों के तीनों नवाब बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे या बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो सिराजुद्दौला जो थे इनमें से वो सबसे प्रमुख हैं, वो अलीवर्दी खान के बाद में आए थे, और उन्होंने इस तरीके की संरचना रची या इस तरीके से अपने आप को पेश किया कि ब्रिटिश कंपनी वहाँ पर ज़्यादा फैल ना सके। तो बहुत सारे जो अंग्रेज़ यहाँ पर थे उनकी इच्छा शुरू में तो यही थी कि हम अपना एक किला बना लें, अच्छे से व्यापार करें, पर फिर भी वो यहाँ पर व्यापार जब करते थे तो उनको ब्रिटेन से पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। औरंगज़ेब ने उस समय पे फरमान इशू किया था जब उसने कहा था कि
ट्रेड पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार के व्यापार पे कोई तरीके की ड्यूटी नहीं लगेगी। पर फिर भी ब्रिटेन को ड्यूटी जो है वो किसको देनी पड़ेगी, टैक्सेस किसको देने पड़ेंगे, बंगाल को। ये चीज़ ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने उस समय नहीं की। इसकी वजह से ये हुआ कि जो बंगाल स्टेट है उसका रेवेन्यू बहुत कम हो गया, और क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया तो वहाँ के लोगों में एक क्राइसिस ही पैदा हो गई, या वहाँ पर कमी आने लग गई, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो फिर उस समय जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठे, तब सिराजुद्दौला ने कंपनी पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। कंपनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके चलते कंपनी ने एक नीति अपनाई जिससे उन्होंने सोचा कि सिराजुद्दौला के खिलाफ वहीं के किसी आदमी को भड़काया जाए और उसे गद्दी पे बैठाने का लालच दिया जाए। तो वो किसको लेके आए सामने, वो मीर जाफ़र को लेके आए, और मीर जाफ़र को उन्होंने ये लालच दिया कि अगर सिराजुद्दौला गद्दी से हट जाता है तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। अब मीर जाफ़र इस लालच में अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। तो जब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, अब इसे प्लासी इसलिए कहते हैं क्योंकि पलाश के फूल से, और पलाश के फूल से ही होली के रंग बनते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ तो सिराजुद्दौला बार बार युद्ध में मीर जाफ़र को भेजते और मीर जाफ़र वहाँ पर जाके युद्ध ही नहीं करते। फलस्वरूप क्या हुआ, सिराजुद्दौला की फ़ौज हार गई और मीर जाफ़र जो है, जो एक कठपुतली नवाब थे, वो फाइनली वहाँ के नवाब, बंगाल के नवाब बन गए। अब क्योंकि वो बंगाल के नवाब बन गए तो वो सब कुछ वही करते थे जो अंग्रेज़ चाहते थे। पर फिर भी किसी समय उनको आके ऐसा लगा कि मेरी खुद की भी एक डिग्निटी है, और मैं जो हर चीज़ जो अंग्रेज़ बोलेंगे, हर चीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी, वो मैं नहीं करूँगा। तो जब अंग्रेज़ों को ये चीज़ खटकी या ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने मीर जाफ़र को भी गद्दी से हटा दिया और उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। पर जब मीर कासिम आए तो मीर कासिम के साथ भी वही चीज़ होने लगी। तो अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कठपुतली नवाब बैठा तो रहे हैं गद्दी पे, पर फिर भी हमें उतने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जितने अधिकार हमें मिलने चाहिए थे। तो मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का वापस दूसरा युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा गया। तो पहला युद्ध जो था वो बैटल ऑफ प्लासी था, दूसरा युद्ध जो था वो बैटल ऑफ बक्सर था। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब मीर कासिम हार गए तो वापस मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया गया। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद क्लाइव ने ऐसे फरमान निकाले या ऐसे ऑर्डर्स निकाले जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम और किसी भी नवाब को नहीं रखेंगे, हम खुद नवाब बनेंगे, हम खुद राज्य करेंगे। तो तब जाके जो क्लाइव मद्रास से चल के बंगाल तक आया था अपनी नेवी की सेना लेकर, उसके ये ऐलान करने पर ये एक पूरे अंग्रेज़ों में एक लहर सी जाग गई कि हम यहाँ पर व्यापार करने तो आए हैं, पर ये व्यापार तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता या तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हम यहाँ पर अलग अलग जगहों पे अपना आधिपत्य नहीं जमाएं। तो ये चीज़ उन लोगों में एक बहुत गहरे से घर कर गई कि उन्हें किसी तरह करके यहाँ की दीवानी हासिल करनी है। तो 1765 में कंपनी ने बंगाल की दीवानी हासिल की, और जब वो दीवानी हासिल की तो उनका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ गया। अब तक जो अंग्रेज़ ब्रिटेन से पैसा मंगाते थे अपने किले बनाने के लिए, अपनी ट्रेड करने के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, लोगों को देने के लिए, उन लोगों को अब ब्रिटेन से पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बंगाल की नवाबी हासिल कर ली थी। उनके पास खुद के पास फंड्स थे, खुद के पास पैसा था, तो वो ब्रिटेन से और पैसा अब नहीं मंगवाते थे और वह सारी ही आर्मी अपने आप मेंटेन करते थे। अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो मद्रास से चल के बंगाल तक आए थे सिर्फ बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के टाइम पे, वो 18 साल की उम्र में इंग्लैंड से भारत आए थे और
जब उन्होंने भारत छोड़ा तो उनके पास 4 लाख पाउंड से भी ज़्यादा का पैसा पर्सनल अकाउंट में जमा हुआ था। तो ये चीज़ अंग्रेज़ों को जब पता चली तो अंग्रेज़ों को बहुत खटका के कंपनी का फ़ायदा करवाने की जगह ये खुद का फ़ायदा करवा रहे हैं। फिर उसके अगेंस्ट खूब सारी क्रॉस एग्जामिनेशंस हुए और बाद में उसे कल्प्रिट पाया गया, पर जब तक उसको कल्प्रिट पाते उसने सुसाइड कर लिया था। पर यही चीज़ जो हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ी, ये सिर्फ क्लाइव तक सीमित नहीं थी। बहुत सारे जो अंग्रेज़ भारत में उस समय आए थे उनमें से काफ़ी सारों का उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और पैसे कमा के वापस यूरोप लौट जाएं और वहाँ पर शांति की ज़िंदगी शान से जिएं। तो वो अपने आप को नबूब कहने लगे, जैसे हम भारत में नवाब कहते थे, उन्होंने उसका एक एंजेलिसाइज्ड वर्जन रिलीज़ किया जिसमें वो नवाब को अंग्रेज़ी में नबूब कहने लगे और वो वापस ब्रिटेन में जाके सेट हो गए। इस तरीके से कंपनी लगातार चाहती रही कि हम धीरे धीरे करके अब फैलते जाएं। तो इसके तहत उन्होंने एक पॉलिसी रिलीज़ की जिसको सब्सिडरी अलायंस कहा। सब्सिडरी अलायंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें उन्होंने ये बात रखी कि कोई भी भारतीय स्टेट अपनी सेना नहीं रख सकती, उसको सब्सिडरी फोर्स रखनी पड़ेगी जो कंपनी देगी, जिसको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी और कंपनी उसको मेंटेन करेगी, पर उसके बदले में उनको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो उनकी जो पूरी ज़मीन है वो जब्त कर ली जाएगी पेनल्टी के तौर पे। तो इस तरीके से करके रिचर्ड विल्से जब भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने अवध की आधी से ज़्यादा ज़मीन अपने अंडर में ले ली और इसी तरीके से हैदराबाद की भी काफ़ी सारी ज़मीन उन्होंने जब्त कर ली। तो इस तरीके से करके वो कभी भी सामने इस तरीके से नहीं आए, सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं की, वो छुप के वार करने वालों में से थे, या ये कहना चाहिए कि वो सोशो पॉलिटिकली दबाव डालते थे, इकोनॉमिकली दबाव डालते थे ताकि किसी तरीके से प्रेशर बना रहे और जो नवाब हैं वो अपने आप ब्रिटेन की सरकार में या अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएं। अगले थे टीपू सुल्तान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है। ये जंगल में एक अपने फ्रेंच दोस्त के साथ घूम रहे थे, अचानक से सामने शेर आया। जब शेर आया तो उनकी जो छोटी बंदूक थी वो उनके हाथ से गिर गई और उन्होंने बिना बंदूक के अकेले उस शेर से लड़ाई की और बाद में वो बंदूक निकाल पाए या वो बंदूक उन्हें वापस मिल पाई और उन्होंने शेर को हराया था। इसलिए उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और जितने भी झंडे मैसूर के हैं उसमें आपको टाइगर की फ़ोटो मिलेगी ही मिलेगी, टाइगर का चित्र मिलेगा ही मिलेगा। अब मैसूर सबसे पहले हैदर अली के साथ डेवलप हुआ और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने उसका साम्राज्य और फैलाया था। टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो थी श्रीरंगपट्टनम। अब टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रेंच लोगों के साथ उनकी काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी, तो उन्होंने अपनी सेना को बहुत मॉडर्नाइज कर रखा था और उन्होंने सोचा कि बाकी राज्य जो भी करें हम अंग्रेज़ों के अधीन नहीं होंगे और हम किसी भी तरीके का ट्रेड अंग्रेज़ों के साथ नहीं करेंगे। मैसूर उस समय चंदन की लकड़ियों के लिए जाना जाता था, तो उन्होंने चंदन की लकड़ियाँ, मिर्च और दालचीनी सबका आना जाना अंग्रेज़ों के साथ सारा ही व्यापार उन्होंने बंद कर दिया। पर अंग्रेज़ों के साथ मैसूर स्टेट के 4 युद्ध हुए। जो आखिरी युद्ध था उसमें जाकर टीपू सुल्तान हारे थे और वो भी इसलिए क्योंकि तब अंग्रेज़ों की सेना अकेले नहीं थी। अंग्रेज़ों ने मराठाओं को और हैदराबाद के निज़ाम को अपने साथ मिला लिया था। तो जो वो कंबाइंड फोर्स थी जिसने टीपू सुल्तान या मैसूर पे अटैक किया था, उसमें श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी वहाँ पर अटैक हुआ और टीपू सुल्तान मारे गए। जब टीपू सुल्तान के साथ जो ट्रीटी हुई थी अंग्रेज़ों की, उस ट्रीटी के तहत उनके जो दोनों बेटे थे टीपू सुल्तान के, उनको बंदी बनाकर ब्रिटेन भेज दिया गया था। टीपू सुल्तान की एक और ख़ास बात थी, उनके पास एक खिलौना था
जिसमें चीता बना हुआ था, और वो चीता एक अंग्रेज़ यूरोपियन के ऊपर था। जैसे ही चीता दहाड़ता था वो अंग्रेज़ के चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और ये जो टॉय टाइगर था टीपू सुल्तान का, वो उस समय अंग्रेज़ उठाकर ले गए और वो आज भी वहाँ के विक्टोरिया म्यूज़ियम में, लंदन के विक्टोरिया म्यूज़ियम में स्थापित है, जो कि वो 1799 में अपने साथ ले गए थे। तो ये तो था टीपू सुल्तान की बात हमने की, जो मैसूर स्टेट थी। तो अगर हम भारत के नक्शे पे देखें तो सबसे पहले बंगाल, यहाँ पे मद्रास था, मद्रास से क्लाइव बंगाल तक आए, फिर इन्होंने मैसूर स्टेट पे अपना कब्जा जमाया। अब आता है मराठाओं का नंबर, जो मुख्यतः महाराष्ट्र में थे, पर मराठे अलग अलग क्षेत्रों में थे, जैसे सिंधिया जो कि आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थे, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, और इन सभी मराठाओं के ऊपर जो हेड थे उनको पेशवा कहा जाता था, या जो सबसे महत्वपूर्ण इनके मिनिस्टर थे। अब मराठाओं के साथ 3 युद्ध हुए। पहला एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी 1782 में। जो दूसरा मराठा युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटेन ने उड़ीसा पे और यमुना के परे आगरा और दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाया था। और तीसरे मराठा युद्ध में उन्होंने मराठाओं को बुरी तरीके से हरा दिया था। मराठा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मराठा थे महाराष्ट्र में और युद्ध हुआ था पानीपत में हरियाणा। पॉलिसी शुरू हो गई जिसमें कंपनी ने कहा कि हमें कुछ भी करके सिर्फ अपना एकाधिकार पैरामाउंटेसी डिक्लेयर करनी है, मतलब कि कंपनी ही सर्वश्रेष्ठ है और पूरे भारत पे सिर्फ कंपनी का अधिकार होगा। पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सेप्शन था। ये चीज़ लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे चालू हुई, पर किट्टूर में कर्नाटक में रानी चन्नम्मा थी और रानी चन्नम्मा ने कहा कि हम किसी भी हालत में ब्रिटिश सरकार को अपनी स्वीकृति नहीं देंगे और हम इसके खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। तो वो उनको 1824 में बंदी बनाया गया, पर बाद में उनके जो चौकीदार थे जिनको रैना कहा गया था वो बहुत सालों तक लड़ते रहे और 1830 में वो फाइनली मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में ये चीज़ थी कि हमें लगातार लड़ते रहना है अंग्रेज़ों के खिलाफ। अलग अलग मूवमेंट्स आए, अलग अलग रेवोल्यूशन आए, तो धीरे धीरे करके उन्होंने दक्षिण भारत को तो अपने अंदर कर लिया था, पर उन्हें हमेशा ये खतरा था कि उत्तर में रशिया बहुत पावरफुल होता जा रहा है और अगर रशिया ने अटैक किया तो वो भारत का उत्तरी हिस्सा अपने कब्जे में ले सकता है। तो कंपनी पूर्णतः तैयार थी कि किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान से आक्रमणों को रोका जाए, रशिया से आक्रमणों को रोका जाए, तो हमें धीरे धीरे करके उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो 1843 में उन्होंने सिंध को अपने अंडर में लिया, फिर पंजाब जीता जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, और एक नई पॉलिसी पास कर दी उन्होंने जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया। अब जैसे हमने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा था वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में डलहौजी ने जब पास किया था इसको, तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा था कि अगर किसी भी भारत के राज्य में अगर कोई भी मेल नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है जो गद्दी पर बैठ सकता है, तो वो राज्य अंग्रेज़ों का हो गया। तो इस तरीके से करके उन्होंने उस समय सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर ये सारे राज्य अपने अंडर में कर लिए। अब बचता था अवध। अवध को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी और अवध काफ़ी समय तक इसके लिए लड़ता रहा, पर फिर भी अवध को किसी न किसी तरीके से उनको ये महसूस करवाया गया कि वहाँ पर जो राज्य चल रहा है, जो राजपाट चल रहा है, वो अच्छा नहीं है, और धीरे धीरे करके उन्होंने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। पर जो 1857 का गदर हुआ था उसमें अवध जो था वो एक बहुत मेजर क्षेत्र था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई थी। अब अगर हम शुरुआती तौर पर देखें तो जब अंग्रेज़ आए थे तो वो मुख्यतः कलकत्ता और बंगाल के क्षेत्र में थे और हैदराबाद और मद्रास के क्षेत्र में थे। धीरे धीरे वो दक्षिण भारत में फैलते गए और बनारस के इधर फैलते गए, और बाद में अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में लगभग 78% पॉपुलेशन और 63% टेरिटरी पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे तो पूरा भारत अलग अलग प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था और हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर था।
तो उनकी एक मुख्य पॉलिसी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स की थी, वो थी कानून के तौर पे कि सबको जस्टिस दिया जाना चाहिए। तो जस्टिस के लिए उन्होंने कोर्ट की स्थापना की। उन्होंने दो तरीके के कोर्ट स्थापित किए, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा गया और दूसरा सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा गया। जो फौजदारी अदालत थी उसके जो हेड थे उनको काजी कहा गया और जो दीवानी अदालत थी उनके जो हेड थे उसको मुफ्ती कहा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को 7 साल के लिए इम्पीच किया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया और तब ये पता चला कि उन्होंने बंगाल में ठीक से साम्राज्य नहीं फैलाया था और इसके लिए उन्हें बंदी बना के वापस भेज दिया गया था। तो अब जब ये कोर्ट एस्टैब्लिश हुए तो हर धर्म में इसका अलग इंटरप्रिटेशन हुआ। जो हिंदू धर्म था, हिंदू लॉ थी, हिंदू कानून था, उसके हिसाब से पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इसका अलग इंटरप्रिटेशन किया। तो 11 पंडितों को बोला गया कि तुम मिलाकर एक हिंदू कानून बनाओ। इसी तरीके से हालहेत ने जो है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। फिर 1778 में मुस्लिम लॉ का एक कोड पास हुआ जिसमें यूरोपियन जज को बहुत फ़ायदा हुआ जिसके कंपाइलेशन से, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट बना और उसमें एक कोर्ट ऑफ अपील बना जिसको सदर निज़ामत अदालत कहा गया, जो कलकत्ता में स्थापित हुआ। अब हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर रखा गया या कलेक्टर की पोस्ट दी गई और इस कलेक्टर का काम ये होता था कि पूरे क्षेत्र में जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी पैसा है, उसका कलेक्शन करें। तो उसके ऑफिस को कलेक्ट्रेट नाम दिया गया। इसी तरीके से कंपनी ने आर्मी रखना शुरू किया। शुरू में तो उन्होंने सिर्फ पैदल आर्मी रखी जिसको इन्फेंट्री कहा और वो तीरंदाजी में माहिर थी, तलवारों से लड़ती थी। बाद में इन्होंने कैवेलरी रखी जिसको सरवार कहा, जो कि घुड़सवार थे और घोड़े पर बैठ के युद्ध करते थे। तो बहुत समय तक तो वो इस तरीके से लड़ते रहे, पर बाद में जब बर्मा, अफ़गानिस्तान के अटैक होने लगे तो उनको ये महसूस हुआ कि उनके जो घुड़सवार हैं वो तो सिर्फ घोड़े पे ही बैठे रह गए और जो वहाँ से अटैक हो रहा है उनके पास तो मशीन गन्स हैं और तोपें हैं। तो जो मस्केट्स और मैशलॉक्स थे वो उनको हराने के लिए या उनके साथ युद्ध करने के लिए उन्हें तैयार होना बहुत ज़रूरी था। इसी तरीके से जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसी समय टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही थी। तो जब हम कहते हैं जब अंग्रेज़ पहली बार आए थे तो उन्हें ब्रिटेन से भारत तक पहुंचने में 6 से 8 हफ्ते लगते थे। उसके बाद स्टीम टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन बनाए गए और उसके द्वारा जो भारत से ब्रिटेन तक का डिस्टेंस है वो 3 हफ्ते में तब्दील हो गया। तो ये सारे डेवलपमेंट्स भी उस समय साइंस में जो डेवलपमेंट्स हैं, विज्ञान में जो डेवलपमेंट्स हैं, ये भी साथ के साथ चल रहे थे। जिस तरीके से भारत में घटनाएं हो रही थी, पूरे देश में, पूरे विश्व में यही चीज़ें बन रही थी। तो बहुत सारे लोग अपने अपने आक्रमण या अपना अपना क्षेत्र फैलाते जा रहे थे। जो अफ्रीका का क्षेत्र था वो एक बहुत ही प्रोन क्षेत्र था, हम ये कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे उन्हें बंदी बना के ले जाया जाता था और अफ्रीका से स्लेव ट्रेड जो थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी। तो अफ्रीका से लोगों को बंदी बना के ले जाया जाता था दूसरे देशों में और वहाँ उन्हें गुलाम की तरह काम करवाया जाता था। तो जो डच टेरिटरी थी वो उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी अफ्रीका के, पर 1834 में जो स्लेवरी थी वो भी अबॉलिश हो गई और लगभग 36,000 जो प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स थे केप में वो जो थे वो ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से पूरे विश्व भर में जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ एक आंदोलन की एक क्रांति सी उत्पन्न हो रही थी और यही क्रांति, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे चल के भारत का इंडियन नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, जो कि हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को इस तरीके से समझेंगे, एक कहानी की तरह लेंगे, तो आपको ये इतिहास के चैप्टर्स और इंटरेस्टिंग लगेंगे। हम आगे भी और चैप्टर्स करते रहेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।